हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है श्योर सक्सेस के अंडर 12th बैच में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे और क्रैश कोर्स में हम लोग दोस्तों एसएसटी को रखे हैं। हम लोग आज एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी के अंतर्गत सबसे पहले आपको जानना है कि कितने सब्जेक्ट आता है। ये सबसे पहले इसमें हम लोग 3 सब्जेक्टों को कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, उसके बाद जियोग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स। ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल कम समय में आसान भाषाओं में क्लियर करवाया जाएगा। तो आप लोग क्या करें दोस्तों, बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जरूर इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज क्लास 10th का जितने भी पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उन सारे बातों को आज हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, है ना। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का आप लोग को पता होगा कि नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्लास 10th का जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी सेक्शन में आपको 5 चैप्टर टोटल पढ़। कितने चैप्टर दोस्तों? 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। इस 5 चैप्टर में सबसे पहले लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को देखेंगे। सेकंड, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली को भी देखेंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा। चौथे चैप्टर में लोकतंत्र की उपलब्धियां और फाइनली हम लोग 5वें चैप्टर के अंतर्गत लोकतंत्र की चुनौतियों को पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर पॉलिटी से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आते हैं तो वो नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज के वीडियो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस सत्ता की जो साझेदारी है इसका मतलब होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहां पे सत्ता की साझेदारी की बात किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर, एक लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बात आपको पहले समझना होगा। हालांकि लोकतंत्र से आप लोग पहले ही परिचित हो चुके होंगे क्लास 9th में ही, लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार लोकतंत्र का परिचय देते हैं। लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक शासन की व्यवस्था है। अब कैसी व्यवस्था? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन होता है, अर्थात लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। अब आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर लोगों का शासन चलता है तो फिर हमारा या आपका शासन क्यों नहीं चल रहा? हमारे केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी का शासन चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो जो मोदी जी हमारे केंद्र में बैठे हुए या फिर उनके जैसे जितने भी मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों को चुनता कौन है? तो हम चुनते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो शासन व्यवस्था चलाने वाले जो व्यक्ति है, जिसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, वो प्रतिनिधित्व कहाँ से गया है? तो वो गया हमारे पास से। हम और आप ही में से किसी एक व्यक्ति को वोट देकर उसको जिताया जाता है और उसके बाद उसको शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजगद्दी पे, सिंहासन दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में लोगों की शासन होता है, अर्थात जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होता है, जब इसी के द्वारा किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है तो ऐसी व्यवस्था वाले देश को हम लोग कहते हैं कि वो देश लोकतंत्र है। अब हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जो सत्ता की जो साझेदारी है ये क्यों जरूरी है। तो पहले आपको समझना होगा कि सत्ता क्या होता है। तो सत्ता का मतलब होता है पावर। पावर कहने का मतलब होता है शक्ति, और साझेदारी का मतलब होता है दोस्तों आपका, हम इसे भागीदारी भी कह सकते हैं। साझेदारी को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? भागीदारी भी, अर्थात सत्ता का बंटवारा भी हम लोग इसको कह सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा करना ही सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य हुआ। अब ये क्यों जरूरी है? तो आपको पता होगा कि हमारे देश में शासन करने वाले जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो हमारे ही बीच से चुनकर जाते हैं। वो भी तो किसी धर्म से जुड़े हैं, वो भी किसी जाति का है ना, वो भी किसी क्षेत्र का है। तो जाति, क्षेत्र और धर्म, ये 3 जो मुद्दा होता है दोस्तों, इसी मुद्दे से उठकर वो गए हैं।
तो वो किसी एक धर्म, एक जाति या फिर एक किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम ना करे, इसीलिए सत्ता की साझेदारी को रखा गया है। यानी सत्ता में साझेदारी की बात कही गई है कि शासन जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर तमाम जितने भी व्यक्ति हैं सारे व्यक्तियों के हाथों में बांट दिया जाए। तो ये जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से आपको बहुत ही आपके जो एनसीईआरटी क्लास 10th की जो बुक है उसमें बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया, दो देशों का उदाहरण लेकर। और वो दो देशों में किसका किसका नाम आता है, तो एक नाम आता है दोस्तों बेल्जियम का। बेल्जियम आप लोग नाम सुने होंगे, बेल्जियम। और दूसरा नाम आता है दोस्तों श्रीलंका का। बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो देशों की जो शासन व्यवस्था है और उस देशों में होने वाले जितने भी समस्याएं थी उन समस्याओं को उल्लेखित करके आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है कि किस प्रकार एक देश में जब सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो उस देश में किस प्रकार से गृह युद्ध का माहौल बनता है ना। तो ये तमाम बातें आपको जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की स्थिति, अर्थात बेल्जियम कौन सा देश है, किस महादेश का देश है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ का जो व्यवस्था है कैसा व्यवस्था, कौन से भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद सेम जानेंगे हम लोग क्या, हम लोग सेम जानेंगे श्रीलंका की भी स्थिति। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे बेल्जियम तथा श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी करके, कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने अपने देशों में सत्ता की साझेदारी को ना करने के वजह से उसे जो समस्याओं को झेलना पड़ा, उस समस्याओं से निपटारा पाने के लिए अंत में उसे कौन से नए संविधान संशोधन करना पड़ा, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि सत्ता की साझेदारी क्यों आखिर जरूरी है, यानी एक लोकतंत्र देश में सत्ता को बांटना क्यों जरूरी है, नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में सत्ता की रूप, यानी सत्ता को अगर बंटवारा करना है अर्थात देश की शासन व्यवस्था को बांटना है तो किन किन रूपों में बांटा जा सकता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बस आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की बात करें दोस्तों तो बेल्जियम एक यूरोप का देश है। आप कहेंगे यूरोप क्या है, तो ये भी बताने की बात है, यूरोप एक महादेश है। विश्व में कुल 7 महादेश है और 7 महादेशों में जो छठवां जो महादेश है दोस्तों वो कौन है, यूरोप। तो यूरोप महादेश का एक देश है बेल्जियम, और ये हमारे हरियाणा के बराबर का क्षेत्रफल है। यानी जितनी हमारे भारत के हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल बेल्जियम का है। लगभग 1 करोड़ आबादी है जो कि हरियाणा के लगभग आधी है ना। यानी बेल्जियम काफी छोटा देश है ना। चलिए ये तो आपने समझा कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, हरियाणा के बराबर इसका क्षेत्रफल है, लगभग 1 करोड़ इसकी आबादी है ना। चलिए अब कुछ और बातों को, ये क्यों नहीं हो रहा, इसको ऊपर थोड़ा करना है। ये यहाँ अच्छा अच्छा, फिर अच्छा नहीं हो रहा तो आइए
हाँ, ये ऊपर जाना है, इसको स्क्रॉल करना। ये तो आगे बढ़ गया और इसको नीचे करना। ये और इसको नीचे करना थोड़ा सा। हाँ ये था, अब इसको ऊपर करना थोड़ा। यहाँ तक तो बताएं, लगभग 1 करोड़ आबादी। यहाँ इसके ऊपर करना। हाँ ठीक है। तो ये स्टार्ट ही है। अच्छा फिर से, मतलब फिर से बोलने की जरूरत नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो एडिट हो जाएगा ना। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक यूरोप महादेश का देश है। इसकी आबादी जो है लगभग हमारे हरियाणा के बराबर है ना। यानी हरियाणा के बराबर नहीं, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है। और इसकी आबादी की बात करें तो हरियाणा के आधे आबादी इसमें है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम जो है, ये तो फिर से आ गया। ठीक है। अब पेन, तो फिर ये ऐसे हो जाता। एक मिनट आओ। जैसे हम इसको ऐसे किए, ये जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमको पढ़ाना, तो ये पेन ले रहे हैं, ये साइड से ले, भाग गया वो। हाँ ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। हाँ ठीक तो है, ठीक। इसे यहाँ से अब हमें इसे जूम करना है। यहाँ से हाँ ठीक है। ठीक है हाँ। अच्छा ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जातीय बनावट बेल्जियम में किस प्रकार से जातीय बनावट किया गया था, ये देखेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 भाषा के लोग रहते थे, मुख्य रूप से 2 भाषा के। एक तो डच रहते थे और दूसरा रहता था फ्रेंच। डच और फ्रेंच। डच जो भाषी लोग था ये फ्लेमिश इलाके में रहता था, जिसकी परसेंटेज अगर हम बात करें तो 59% है। यानी डचों का जो परसेंटेज है 59% वहां पे बेल्जियम में डच लोग रहता था, जबकि बाकी जो 40% बचा ये फ्रेंच लोग थे।
और फ्रेंच लोग किस इलाके में रहते थे? बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि बेल्जियम में किस प्रकार से सत्ता का साझेदारी किया गया है, और श्रीलंका में जब सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो इसकी कमी के कारण वहां पे कैसा माहौल क्रिएट होता है, ये हम लोग जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दो देशों की कहानी को आपको समझना होगा। तो उसके बाद जर्मन भाषी यहाँ पे भी है, 1% जर्मन भाषी है, अर्थात कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि 59% हो गया डच बोलने वाला, फ्रेंच 40% और 1% जो बचा दोस्तों वो कौन थे? जर्मन भाषी लोग थे। ये तीन मुख्य रूप से तीन जाति थे, मुख्य रूप से तो दो ही जाति, 1% जर्मन भाषी लोग भी थे। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों बेल्जियम का वो ब्रुसेल्स है। तो कई बार आपके पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। अगर हम, ये तो था पूरे देश में बेल्जियम पूरे देश में ऐसा व्यवस्था था, लेकिन अगर हम सिर्फ राजधानी क्षेत्र की बात करें तो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और जो राजधानी वाला इलाका था वहां पे फ्रेंच भाषी लोग 80% है, जबकि डच भाषी लोग 20% है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फ्रेंच बोलने वाली की संख्या यहां पे ज्यादा है और डच बोलने वाले की संख्या बहुत कम है। फ्रेंच कम आबादी लेकिन ज्यादा समृद्ध तथा ताकतवर, यानी ये जो राजधानी था ब्रुसेल्स बेल्जियम का, यहाँ पे फ्रेंच लोगों की संख्या क्या था? फ्रेंच की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन ये क्या था दोस्तों? आबादी कम था लेकिन बहुत ज्यादा विकसित तथा ताकतवर था। क्यों ताकतवर था दोस्तों? क्योंकि इसको समय पे शिक्षा मिल गया, समय पे इसे शिक्षा के साथ साथ रोजगार, जब शिक्षा होगा तो रोजगार तो मिलेगा ही, तो शिक्षा और रोजगार जब मिल गया तो ये तो ताकतवर तो होगा ही, है ना। लेकिन वही अगर हम डच की बात करें तो डचों की जो, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो डचों की जो बात करते हैं तो डच जो है बहुमत में ये क्या था? कम, बहुमत इसका अधिक, कम तो इसका था फ्रेंच का, डच का बहुमत कम, लेकिन देर से विकास हुआ। क्यों देर से विकास हुआ? क्योंकि इसको शिक्षा और जो विकास समृद्धि जो है ये नहीं मिल पाया, समय पे नहीं मिल पाया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको अभी पढ़ने का उम्र है और इस उम्र में ही आपको पढ़ने का मौका नहीं मिले, 40 साल के बाद आपके पास पढ़ने का मौका मिले, क्या आप डेवलप कर पाएंगे? 40 साल के बाद आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही क्या करेंगे? और 40 साल के बाद जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप कौन से सरकार के जॉब करने के लिए एलिजिबल होंगे? आप ही बताइए। तो कुछ इसी प्रकार से डचों के साथ भी ऐसा हुआ, है ना। जब ऐसा स्थिति होगा दोस्तों तो स्वाभाविक है क्या होगा? स्वाभाविक है दोनों समूहों में तनाव बढ़ेगा। यानी एक समृद्ध लोग रहते हैं, जिस समाज में दो कैटेगरी का लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, समृद्ध है, और एक क्या है दोस्तों? निपुण है। निपुण कहने का मतलब है बहुत ही, मतलब वो गरीब है ना। तो स्वाभाविक है दोनों समूहों के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, और तनाव ये बढ़ता है 1950 से 60 के दशक में दोनों समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब यही जो द्वंद्ववाद है दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारण यहां पे किया। यानी यही तो कारणों के द्वारा ही बेल्जियम में शासन व्यवस्था लोकतंत्र की ओर अग्रसित हुआ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भाषा और समृद्धि को लेकर जो दो ग्रुप था, एक था डच और दूसरा था फ्रेंच, दोनों के बीच जो तनाव हुआ, उसी तनाव के द्वारा ही बेल्जियम में लोकतंत्र की जो स्थिति है दोस्तों वो देखने के लिए मिला। और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो था, बेल्जियम में केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां था वो कहां चला गया दोस्तों? अनेक शक्तियां है जो विभाजित हो गया कई क्षेत्रों में। तो देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को प्राप्त हो गया। बेल्जियम की जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां था वो देश के दो इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को प्राप्त हो गया। दो इलाके के क्षेत्रीय सरकार को प्राप्त हुआ कहने का मतलब क्या? एक तो फ्रेंच होगा
और दूसरा डच, यानी कुछ शक्तियां फ्रेंच लोगों के पास चला गया और कुछ डचों के पास चला गया। यानी राज्य सरकार अब केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहे। कैसे रहेगा? जब केंद्र ही पूरे दो क्षेत्रों में बट गया। इन्हीं दो क्षेत्रों के इन्हीं जो दो ग्रुप था, इन्हीं दो ग्रुपों के बीच पूरे देश को बांट दिया गया। तो राज्य कैसे सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन में रहेगा? तो दोनों समुदाय में समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकारें बनी। यानी मान लिया कि 10 जो प्रतिनिधित्व है वो डच श्रेणी से जाते हैं, तो डच है जो 10 जो है फ्रेंच श्रेणी से भी जाते हैं। यानी समान प्रतिनिधित्व जाते हैं ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या थी? उसकी राजधानी। तो राजधानी में किसका शासन चला? दोनों का, फ्रेंच का और डच का। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकारों का चुनाव सामुदायिक सरकार के रूप में बनाया। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है। यानी बेल्जियम में जो समाज का बंटवारा हुआ उसमें नस्ल और जाति के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे आप गौर कीजिए, जो बेल्जियम में जो समाज विभाजन हुआ वो भाषा के आधार पे हुआ। किस आधार पे हुआ दोस्तों? भाषा के आधार पे समाज विभाजित हुआ। परंतु अगर हम ठीक भारत की बात करते हैं तो भारत में सामाजिक विभाजन का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो बहुत ही जटिल है। यानी सामाजिक विभाजन का आधार बहुत जटिल है। भारत में धर्म के नाम पे समाज विभाजन हो चुका है, जाति के आधार पे हो चुका है ना, क्षेत्र के आधार पे हो चुका है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत, किसकी बात करते हैं दोस्तों? उत्तर भारत। उत्तर भारत की बात करते हैं यहाँ से, तो उत्तर भारतीयों की जो संस्कृति है एवं दक्षिण भारतीयों की जो संस्कृति है में बड़ा अंतर है। यानी उत्तर भारत का संस्कृति कुछ और है जबकि दक्षिण भारत की संस्कृति कुछ और है। पुनः भाषाई आधार भी यहाँ पे बहुत बड़ा विभाजन का कारण है। अर्थात कला एवं संस्कृति, धर्म के आधार पे तो भारत में समाज बटा हुआ है ही, साथ ही साथ यहाँ पे सामाजिक विभाजन भाषा के आधार पे भी है कि आप कौन से भाषा बोलते हैं। अगर आपसे सवाल करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का भी कौन सा पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पे गठन किया गया, तो भाषाई आधार पे गठन होने वाला भारत का जो प्रथम जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तो कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो दोनों की राजधानी अभी हैदराबाद है, लेकिन कुछ ही समय के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी जाएगी। तो ये पीटी में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। अब ये तो हमने देखा दोस्तों क्या कि बेल्जियम की स्थिति कैसी थी। तो हमने देखा कि बेल्जियम में दो ग्रुपों में लड़ाई हो रहा था, एक तो डच बोलने वाले और दूसरा फ्रेंच बोलने वाले। अर्थात बेल्जियम में समाज जो विभाजन का जो कारण बना वो क्या बना दोस्तों? ना तो जाति बना और नहीं नस्ल बना, बल्कि वहां पे भाषा बना। तो बेल्जियम में जो समाज बांटा गया है वो भाषा के आधार पे बांटा गया है। अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है एशिया का एक द्वीपीय देश है, एशिया का देश है, यानी एशिया महादेश का ये देश है। तमिलनाडु के तटों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी जो आबादी है लगभग 2 करोड़ है। अर्थात हमारा जो हरियाणा की आबादी है उसके बराबर है श्रीलंका की आबादी। यहाँ पे भी कई जातीय समूह रहते हैं, कई जातीय समूह यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। और एनसीईआरटी इसको बहुत आसानी से समझाया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो आप किताब पढ़ने का समय भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को कम से कम समय में अच्छे से अच्छे टॉपिकों का एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रश्नों में जब आप लिखने जाए, है ना, जब आप लिखने जाएंगे तो आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा कि श्रीलंका का कहानी क्या था, इसके राइटिंग में क्या लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये सब जो शब्द हम बोल रहे हैं कहानी के रूप में आप इसे समझिए। हाँ, और अगर कहीं पे आपको समझने में कोई परेशानी होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
श्रीलंका में मुख्य रूप से दो ग्रुप के लोग थे। कौन कौन? एक तो सिहली थे और दूसरा तमिल थे। सिहलियों की परसेंटेज की बात अगर हम करें तो 74%, वही तमिल 18%। सिहली जो लोग थे दोस्तों वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जबकि जो तमिल थे, कुछ तमिल हिंदू धर्म को मानते थे और कुछ तमिल इस्लाम धर्म को मानते थे, अर्थात मुस्लिम धर्म को मानते थे। अब यहाँ पे तमिल को दो भागों में बांटा गया। तमिल भी ये जो था ना, ये दो भागों में बटा हुआ था। एक को कहते हैं मूल तमिल और दूसरे था भारतीय तमिल। अब मूल तमिल किसको कहते हैं? तो मूल तमिल उसको कहते हैं जो प्रॉपर श्रीलंका के ही है, लेकिन वो बस तमिल भाषा बोलते हैं। अब प्रॉपर श्रीलंका के ही है मतलब क्या कि ये जो बच्चे हैं अभी जो तमिल बोल रहे हैं, ये लोगों के जो पेरेंट्स है वो श्रीलंका के ही मुख्य रूप से निवासी हैं, और तो ये लोग भी तो मुख्य रूप से श्रीलंका का ही निवासी हुए, लेकिन बस इसकी गलती ये है कि ये तमिल बोलता है, इसीलिए इसको सिहली अपने से दूर रखा हुआ है। अगर हम भारतीय तमिल की बात करें तो ऐसे भारतीय लोग जिनको अंग्रेजों ने बंधुआ मजदूर की तरह पकड़ के ले गया मजदूरी कराने के लिए, और वहां पे उसके माता पिता बस गया, उसी माता पिता के संतान आज जब श्रीलंका में जन्म लिए और उसका जितने भी परिवार हुए, सब परिवारों को हम लोग भारतीय तमिल कहेंगे। अर्थात वो भारत के नागरिक है लेकिन श्रीलंका में जाकर बस गए और वो तमिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हुआ। तो ये जो तमिल जो थे, तमिल दो ग्रुपों में बट गया। 18% टोटल तमिलों की संख्या थी। 18% में से 13% तमिल मूल तमिल है, जबकि 5% तमिल भारतीय तमिल है। इनके पूर्वज श्रीलंका का ही है मूल तमिल का, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ ईसाई धर्म भी मानने वाले लोग हैं। 5% ऐसे लोग जो थे वो ईसाई धर्म को मानते थे। सॉरी, ईसाई जो थे वो 5% लोग थे, और ईसाई जो थे ये दोनों भाषा को मानते थे। दोनों भाषा कहने का मतलब कुछ ईसाई सिहलू को मानता होगा और कुछ जो है इस्लाम को और हिंदू को मानता होगा, है ना। अब ये तो हमने समझा कि श्रीलंका का जो स्थिति है वो क्या थी। तो श्रीलंका की स्थिति आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बात रहा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि श्रीलंका में जो शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है वो बहुसंख्यकवादों का चलाया जा रहा है। और बहुसंख्यकवाद आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 74% संख्या ज़्यादा है या फिर 18% ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर जी जाहिर सी बात है 74% अधिक है, तो अधिक किसकी है? सिहली की। यानी श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ किसकी शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था? सिहली को चलाया जा रहा था। सिहली भाषा के लोग वहां पे शासन कर रहे थे। 1948 में इनको आज़ादी मिला श्रीलंका को। 1956 में जब आज़ादी मिला, 1948 में आज़ादी मिला, तो उसके बाद इसने अपने संविधान को बनाया तो सिहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया। यानी जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ? 1948 में। यह भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। जब आज़ाद हुआ तो इसकी राजभाषा कौन सा था? तो सिहली। क्यों सिहली था? क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ था सिहली। केंद्र में जो जाति का, जो धर्म का लोग होगा, वही धर्म और वही जाति को क्या करेगा? यहां पे ज्यादा दर्जा दिया जाएगा। श्रीलंका की बात कर रहे हैं, भारत में ऐसा नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकल पे मत जाइएगा, भारत में ऐसा नहीं है। श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं कि बहुसंख्यक, यहां पे लिखा गया ही बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक सिहली था, तो सिहली के ही राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। उसके बाद नियम बनाया गया कि जो विश्वविद्यालय है तथा सरकारी नौकरी में सिहलियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात सरकार ने ऐलान कर दिया कि विश्वविद्यालयों में वही लोग पढ़ेगा, सरकारी नौकरी के लिए वही लोग योग्य होगा जो सिहली भाषा को फॉलो करता है, सिहली भाषा को क्या करता है? मानता हो।
जो कि सरासर गलत था। संविधान में बौद्ध धर्म की संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। बोला कि संविधान में बौद्ध धर्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि पूरे देश का जो धर्म होगा वो क्या होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आपसे पूछे कि कौन से धर्मों को दर्जा दिया है भारत सरकार यानी भारत के संविधान, तो हम कहेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता वाले नियम है। अब धर्मनिरपेक्षता वाले नियम का मतलब क्या हुआ कि भारत किसी भी धर्मों के पक्ष में नहीं है। भारत किसी भी धर्मों के पक्ष में नहीं है, अर्थात यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर धर्म नहीं है जिसको संविधान में कहा है कि इसी को मानना पड़ेगा तब आप किसी चीज़ों के लिए योग्य होंगे। ऐसा नहीं कहा गया। ये सिर्फ श्रीलंका की बात चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सिहलियों पर ध्यान देती थी। जितने भी राजनीतिक पार्टी थे दोस्तों, सिहली लोगों पे ध्यान देती थी। क्यों? क्योंकि सिहली लोग ही सरकार चला रहे थे। तमिलों के मांगों या उनके साथ हो रहे भेदभाव को दरकिनार कर दिया जाता था। जाहिर सी बात है, सरकार सिहली का है तो तमिलों के लिए वो क्यों फीचर्स देगा, तमिलों के लिए क्यों सुविधाएं देगी, यही बात है। इन भेदभावों से तमिलों में नाराजगी हुआ और जब नाराजगी हुआ तो तमिल और सिहली समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। क्यों नहीं तनाव उत्पन्न होगा? मान लिया आप ही के देश में आपका सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए जो आपके विरुद्ध हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। फिर आप क्या करेंगे? आप और सरकार दोनों के बीच में तनाव चलेगा। तो कुछ उसी प्रकार सिहली और तमिल भाषी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। अब क्यों तनाव उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो श्रीलंकाई तमिल थे यानी श्रीलंका में जो तमिल लोग थे वो राजनीतिक पार्टियों का निर्माण अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए करना चाहता था। यानी ये इसका कहना था कि हमारी भी मांग पूरी हो। तो ये कहता है कि तुम्हारी मांग पूरी तभी होगा जब हमारे यानी जो श्रीलंकाई तमिल है उसकी मांग कब पूरी होगी? जब इसके भी ग्रुप से कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी में लोग जुड़े हुए होंगे तो। लेकिन इनके तरफ से तो कोई नहीं जुड़ा हुआ था। तो तमिलों का मांग क्या था? तमिलों का मांग था कि तमिल भाषा को राज दर्जा। बोला कि ठीक है भाई सिहली लोग, तुम्हारा सिहली राजभाषा है, रहने दो, लेकिन इसको पूरे राज का भाषा मत बना दो। हमारा तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दो, अर्थात हमारे तमिल भाषा को भी पूरे देश में चलाओ। जैसे होता है ना, कोर्ट वगैरह का जो भाषा होता है वो इंग्लिश होता है। आप हिंदी बोलते रह जाइए, आपकी भाषा का कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, उसको सरकार नहीं मानेगी। जो राजभाषा होता है नेशनल क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं नेशनल जो लैंग्वेज होता है, नेशनल लैंग्वेज को ही दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद इसकी मांग था क्षेत्रीय स्वायत्त। क्षेत्रीय स्वायत्त का मतलब आप शायद समझते होंगे। क्षेत्रीय स्वायत्त का मतलब होता है जिस तरीके से राज्यों में एक अलग सरकार होते हैं, राज्य सरकार, उसी तरीके से इसका कुछ प्रॉपर क्षेत्रों में कुछ अलग सरकार होनी चाहिए। ये इसका मांग था तमिलों का। तो उम्मीद है कि इतना आप समझ गए। उसके बाद और क्या क्या था? शिक्षा तथा रोजगार के लिए संघर्ष। ये शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर मांग रहे थे कि हमें भी शिक्षा और रोजगार में बढ़ने का अवसर दिया जाए। यही तो इसका मांग था, कोई गलत मांग नहीं था। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने को लेकर उनके संगठन बनाया गया। ईलम का मतलब होता है, श्रीलंका में ईलम का मतलब होता है सरकार, है ना। आगे चलकर यह अविश्वास गृह युद्ध में तब्दील हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सिहली लोग नहीं माना कि तुम्हारा तमिलों को भी दर्जा यहां पे दिया जाएगा, तमिल भाषा को दर्जा दिया जाएगा, तमिलों के लिए भी कोई नियम बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। तब जाकर दोनों में काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया। और जब विवाद उत्पन्न होगा तो गृह युद्ध उत्पन्न तो होगा ही। और गृह युद्ध आप समझते होंगे, गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब घर में ही आपस में ही लोग, एक ही देश के लोग आपस में ही जब क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, तो उसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। और इस गृह युद्ध में ना जाने कितने लोगों ने क्या किया, डेथ किया। कितने लोग इस युद्ध में मारा गया, और जितना मारा गया उसके 5 गुना ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए।
तो काफी बुरी स्थिति हो गई थी श्रीलंका को। हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब क्या है कि दूसरे देशों में जाकर बस गए। जैसे भारत में भी बहुत सारे श्रीलंका का लोग हैं। कुछ लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। क्यों नहीं चौपट होगी? जब गृह युद्ध हो गया, आपके घर में ही जब युद्ध हो जाएगा तो आपके घर में कैसी स्थिति होगी, आप खुद ही इसको फील कर सकते हैं। तो ये स्थिति श्रीलंका की हो गई थी। तो आपने देखा कि इस प्रकार श्रीलंका में जब सत्ता की साझेदारी नहीं की गई, क्यों लड़ाई हो रहा था श्रीलंका में? श्रीलंका में लड़ाई हो रहा था दो ग्रुपों में, सिहली और तमिल। भाषा के आधार पे, भाषा के लिए दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, है ना? भाषा के लिए दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। तो जब भाषा के लिए युद्ध हो रहा था, अर्थात तमिल चाहता था कि हमारा भी केंद्र में दर्जा हो, हमारा भी सरकार का वैल्यू हो, लेकिन नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो गृह युद्ध हो गया। अब जानते कि बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम की साझेदारी नहीं, यहां पे गड़बड़ हो गया। बेल्जियम की समझदारी यहां पे होगा। यानी बेल्जियम ने ऐसा कौन सा समझदारी दिखाया, इसके बारे में जानेंगे। बेल्जियम समझदारी दिखाया। बेल्जियम को पता था कि अगर हम सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्मों को अगर हम दर्जा नहीं देते हैं, शासन व्यवस्था उसके हाथों में नहीं सौंपते हैं, तब फिर हमारे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन इसने अपने देश में, ये बड़ा ही समझदार था, इसने शासन को किसी एक आदमी के हाथों में नहीं दिया, बल्कि पूरे लोगों के हाथों में सौंप दिया। यही कारण है कि यहाँ पे गृह युद्ध होने से बच गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया? इस बेल्जियम ने अपने देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या किया? तो उसने क्या किया? बेल्जियम ने अपने देश के बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में 4 प्रकार की सरकार का गठन किया। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एक केंद्र सरकार, दूसरा क्षेत्रीय सरकार, तीसरा सामुदायिक सरकार और चौथा एक ब्रुसेल्स के लिए सरकार। अब बारी बारी से ये तीनों का मतलब समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किसके लिए बनाया गया था? केंद्र सरकार बनाया गया था देश स्तर पे। देश स्तर पे यानी पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश में जितने भी कामकाज है, इंटरनेशनल लेवल का या फिर नेशनल लेवल का जितने भी काम है, आर्मी वगैरह को देखना, डिफेंस को देखना, ये सब जितना भी है सब केंद्र सरकार का काम था। क्षेत्रीय सरकार, जिसको कहते हैं ब्रुसेल्स सरकार, यानी ये प्रांत स्तर पे था, प्रांत स्तर पे था, किसी खास क्षेत्र के लिए। किसी क्षेत्रीय सरकार का मतलब होता है कि राज्यों में जो सरकार होता, हमारे देश में जैसे राज्यों में कैसे सरकार होता है, बिहार में है ना मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सिर्फ हमारे बिहार के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कभी सुने कि झारखंड के लिए काम कर रहे हैं या फिर यूपी के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी पर्सनल क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी पर्सनल क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रीय सरकार कहेंगे। तो इसके लिए कानून बनाया गया ताकि यहाँ पे राज्यों का जो काम होगा, राज्यों के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रधानमंत्री जानते या फिर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ज़्यादा, जाहिर सी बात है, अच्छे कानून बना पाएगा हमारे राज्यों के लिए, क्योंकि उसको हमारे राज्यों की स्थिति पता है, कब किस चीज़ों का जरूरी है, कब कैसा होना चाहिए, कौन सा नियम में परिवर्तन लाना चाहिए, ये सब उसको पता है। उसके बाद सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार में आपने देखा था कि जो बेल्जियम था उसमें डच और फ्रेंच, ये जो दोनों यहाँ पे क्या थे, ये डच और फ्रेंच जो भाषी लोग थे, ये क्या किया, इसके बीच कितना ज़्यादा मतलब मनमुटाव था, बहुत ज़्यादा मनमुटाव था। तो यहाँ पे इसने इसलिए सामुदायिक सरकार का गठन किया, बोला कि अपने अपने भाषा के लोग अपने अपने तरह से सरकार बनाएंगे और अपने अपने जो भाषा के जो सरकार होंगे वो किसी अपने समुदाय के लिए काम करेंगे, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लिया कि कुछ नियम डच वाले लोग डच के लिए बनाते हैं, तो कुछ नियम फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी लोगों के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई तनाव उत्पन्न होने की सवाल ही पैदा नहीं होता। चौथा है हमारा ब्रुसेल्स के लिए। तो ब्रुसेल्स मतलब ब्रुसेल्स एक राजधानी था, तो राजधानी में बोला कि एक ऐसा सरकार होना चाहिए जो राजधानियों के लिए भी नियम बनाए। तो बोला कि राजधानी में हम दोनों मिलकर बना लेंगे, दोनों मिलकर यानी डच और फ्रेंच दोनों मिलकर राजधानियों में नियम कानून बनाएंगे। तो जब दोनों मिलकर नियम कानून बनाएंगे ही तो फिर समस्या है कहाँ? तो जब समस्या नहीं है तो ये देश तबाह होने से बच गया, इसीलिए इसका नाम था
बेल्जियम की समझदारी। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ मुख्य बातें। बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ मुख्य बातें, इसमें क्या क्या मुख्य बातें था? केंद्र सरकार में डच तथा फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या। बोला बेल्जियम में कि हमारे जो केंद्र सरकार होगा उसमें डच और फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या होगी। डच और फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या होगी। समान संख्या कहने का मतलब है कि केंद्र में अगर 10 डच के मंत्री है तो 10 फ्रेंच के भी मंत्री होंगे, ये समान संख्या हो गया। तो ऐसा जब होगा तो फिर दोनों समान तरीके से कानून बनाएंगे। कुछ विशेष कानून बनाने के लिए दोनों समुदाय से बहुमत लेना जरूरी। कुछ विशेष कानून मतलब कोई अगर बड़ा कानून बनाना है तो दोनों समुदाय से बहुमत लेना जरूरी। यानी अगर कोई कानून वगैरह बनाना है तो डच का भी इसमें बहुमत चाहिए और फ्रेंच का भी बहुमत चाहिए, यानी दोनों का मर्जी चाहिए। बिना दोनों के मर्जी से कोई विशेष कानून यहां पे पारित नहीं हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों की दी गई, जो कि केंद्र सरकार से अलग अपना कार्य करेगी। यानी केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को, केंद्र सरकार तो हेडिंग बैठा हुआ है ही, लेकिन जो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उसके लिए भी इसने प्रॉपर सरकार बनाया, जो कि अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। जैसे भारत में ही आप देखिए, बिहार के लिए कानून बना रहे हैं अलग, यूपी के लिए उसका मुख्यमंत्री कानून बनाएगा, झारखंड के लिए उसका बनाएगा। जितने भी राज्य है अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपनी सुविधा अनुसार कानून बनाएगा। अगर कोई बड़ा कानून बनाना है तो उसके लिए केंद्र तय करेगा। तो यही बात यहां भी था। ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। देखिए ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी थी, तो राजधानियों में जो नियम कानून बनाया जाएगा उसमें मान लिया कि 10 डच है जो मतलब कि कानून बनाने में भाग लिया ब्रुसेल्स में, तो 10 फ्रेंच भी भाग लेंगे। यानी इस दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। यानी 10 मंत्री डच लोगों का तो 10 मंत्री फ्रेंच लोगों का भी ब्रुसेल्स में होगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी। डच, फ्रेंच तथा जर्मन बोलने वाले लोगों के लिए अलग सामुदायिक सरकार है, जिसके पास संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसी मुद्दे पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी अलग अलग जो भाषा बोलने वाले, अलग अलग जो कल्चर के जो लोग हैं उसके लिए अलग अलग सरकार है, ताकि इन सभी के ऊपर अगर कोई विवाद हो या फिर कोई नियम कानून बनाना है तो इसको ये निपटा सके, है ना। तो अलग अलग सभी को सरकार था, तो सरकार अलग अलग जब होगा तो कैसे विवाद उत्पन्न होगा। आपको जो चाहिए सुविधा, वो सुविधा अगर आपको मिल जाता है तो आप किसी से फिर क्यों झगड़ा करेंगे, है ना। तो यही बात बेल्जियम में था। उसके बाद सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग स्टार दे दीजिएगा, इसको डबल नहीं ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। क्यों ट्रिपल स्टार? क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर एक वर्ष पूछ लिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी किसी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों चाहिए। तो यहां पे कह रहा सत्ता की साझेदारी नहीं होगा तो 2 गुटों में तनाव उत्पन्न होगा, जो कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया। तो यहां भी वही बात है, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगा तो विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव है, टकराव हो जाएगा। लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी हो गई है तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता। अंदेशा मतलब होता है चांस, यहां पे इंग्लिश में लिखा गया है चांस। ये पीडीएफ थोड़ा सा लॉन्ग बन गया, इसलिए अगले बार से जब होगा तो इसको थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा। आज के जो पीडीएफ है उसको ऊपर आप ध्यान नहीं दें, हम जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ पे कह रहा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव, यानी जितने भी समुदाय के लोग, विभिन्न मतलब क्या, एक देश में अनेक प्रकार के समुदाय रहते हैं। और भारत जैसी बात करें, भारत जैसे विविधता वाले देश की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही रहे क्या अलगाववादी है। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, लेकिन भारत विविधता में भी एकता है ना। भारत में विविधता में भी एकता है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी बनाना। लोकतंत्र का मतलब क्या हो, लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी बनाना। जो लोकतंत्र में
अगर शासन अगर जनता चला ही नहीं रहा है तो उसको हम लोकतंत्र कैसे कहेंगे? तो ये क्या है? लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सत्ता में साझेदारी। इसलिए सभी लोगों को ये मिलना चाहिए, सभी देशों में ये होना चाहिए, है ना? किसी एक देशों में नहीं, सभी देशों में। तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का सत्ता में हिस्सेदारी बनाना। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में जो शासन चलाएगा वो जनता चलाएगा। एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि हमको बताने से पहले आप ये बात जानते थे शायद या नहीं। अगर आपसे पूछे कि देश में यानी भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो बहुत सारा लोग कहेंगे राष्ट्रपति, कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, कुछ कहेंगे आईएएस आईपीएस। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब नहीं होगा आंसर। तो क्या होगा? हमारे देश में सबसे शक्तिशाली है हम कहने का मतलब हम और आप। इसीलिए जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, ये तो आपके 10th लेवल का है, आगे जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रस्तावना पढ़ना होता है, हम भारत के लोग। आप कहेंगे प्रस्तावना क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं प्रीएम्बल। संविधान की शुरुआत ही वहीं से होती है। अगर आप संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना? इस प्रकार से लिखा गया। तो हम का मतलब होता है कि हम और आप, ना कि कोई एक आदमी। हमारे देश के शासन वागडोर को अभी संभाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ चला रहे हैं। उनको चुना कौन? तो उनको हम लोगों ने चुना। तो हम लोग क्यों चुने? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, हमें वोट देने की आजादी है और हम वोट देकर जिसको चाहे हम अपना मन पसंदीदा संचालक, हम शासक हम चुन सकते हैं, जो हमारे फेवर में काम करे। हमारे फेवर में नहीं, हमारे समाज में जितने भी वर्ग, जितने भी धर्म, जितने भी जाति है, सभी के फेवर में काम करे। ये एक अच्छे सरकार की पहचान होती है। तो उम्मीद है कि ये समझ गए हो आप। अब आता है लास्ट टॉपिक है ये कि सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी एक सत्ता में साझेदारी का क्या क्या रूप हो सकता है। यानी एक जो पावर है, पावर को कैसे कैसे बांटा जा सकता है। एक लोकतंत्रात्मक देश में शासन व्यवस्था को कैसे कैसे बांटा जा सकता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आप लोग गौर करेंगे। सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सही बात है, सत्ता के साझेदारी का अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होगा? क्षैतिज का मतलब आप समझते होंगे, यहां पे इधर आप समझिए, अगर हम ये ऐसे लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे या फिर आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में इसको हम लोग कहते हैं क्या? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ रेखा। लैटिट्यूड मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग यानी लंबा, और इसको हम लोग ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कहते हैं देशांतरीय रेखा। तो क्षैतिज का मतलब होता है कि यहां पे जो विधायिका है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों समान रूप से काम करे, यानी एक ही स्तर पे काम करे। ना कि ज्यादा विधायिका मजबूत हो जाए, ना ही ज्यादा कार्यपालिका मजबूत हो जाए, और ना ही ज्यादा न्यायपालिका मजबूत हो जाए। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अधिक शक्तिशाली हो गया तो फिर देश का जो शासन व्यवस्था है वो भंग हो जाएगा, यानी देश में अच्छे तरीके से शासन नहीं चलेगा। अगर विधायिका ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो विधायिका अपने मर्जी का कानून बनाएगा, और मर्जी का कानून बनाएगा, जबरदस्ती बोलेगा कार्यपालिका को कि तुम इसको लागू करवाओ। और कार्यपालिका जब अगर शक्तिशाली हो जाएगा तो ये कार्यपालिका कहेगा विधायिका को कि अब हटो, हम ही कानूनों बनाएंगे, हम ही शासन भी चलाएंगे। और अगर न्यायपालिका मजबूत बन जाता है तो वो भी वही बात करेगा कि तुम दोनों से नहीं चलेगा देश, हम चलाते हैं, हम ही अब विधायिका का भी काम करेंगे और हम ही कार्यपालिका का ही काम करेंगे, ये कहने लगेगा, है ना। तो हमारे देश में क्या किया गया? विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों को एक ही सीध में रखा गया है, क्षैतिज रखा गया है। जो कि यहां पे कहा गया शासन के विभिन्न अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को क्षैतिज रूप में रखना ही क्या कहलाता? क्षैतिज वितरण कहलाता है। और ये हमारे देश के 3 अंग हैं।
यानी एक हमारे देश का जो अंग है वो 3 अंग यही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और चौथे स्तंभ कौन है? अंग का मतलब होता है स्तंभ, ये है। चौथे स्तंभ आपसे पूछे कि कौन है, यानी देश का चौथा स्तंभ कौन है, अर्थात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, जो कि शायद आपको पता होगा। उसके बाद ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता, अभी हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया था, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबसे ऊपर में केंद्र होगा, उसके जस्ट नीचे राज्य होगा, और उसके नीचे जितने भी क्षेत्रीय स्वशासन वगैरह होगा वो होगा। तो सही प्रॉपर तरीके से एक यहां पे कार्य किया जाएगा। यही तो है सत्ता को बांटना, सत्ता को साझेदारी करना, यही तो है। उसके बाद सामाजिक समूहों के बीच वितरण। सामाजिक समूहों के बीच वितरण कहने का मतलब भाषा तथा धार्मिक समूहों के लिए, समूहों के बीच, यानी जितने भी किसी धर्म से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो वो ये संस्था बनाएगा। भाषा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है या फिर कोई मसला हो गया, ये इसको क्रिएट करेगा। तो ये है। उसके बाद यह है दबाव समूह आंदोलन। शासन को बाहर से प्रभावित तथा नियंत्रित करना। शासन को बाहर से प्रभावित तथा नियंत्रण करना कैसे करेगा? जैसे कोई भी अगर एक होता पक्ष में और दूसरा होता विपक्ष में, जिसमें हम लोग नीचे पढ़ेंगे राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का विभाजन। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो क्या हो, बहुमत में हो या ना हो, यानी वो इलेक्शन जीता हो या ना जीता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो राजनीतिक पार्टियां होना चाहिए। इन राजनीतिक पार्टियों के हाथों में भी सत्ता का विभाजन होना चाहिए। तभी तो, यही तो विपक्षी लोग ही तो बाहर से जाकर शासन को प्रभावित कर रहा है, शासन को बाहर से प्रभावित तथा नियंत्रित कर रहा है। कैसे? अगर पक्ष वाला जो सरकार है, यानी जो बहुमत में अभी दल वाला जो सरकार है, सरकार बना हुआ, अगर वो कोई गलत कानून बनाता है तो उसको कौन रोक सकता है? उसको विपक्षी लोग ही ज्यादा रोकते हैं। उसको मना करता है कि देखो फलाना ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, आरजेडी ने ऐसे किया। जब बीजेपी कोई गलत करता है तो आरजेडी आवाज उठाता है, जेडीयू आवाज उठाता है, और वो करता है तो वो उठाता है। मैं यहाँ पे किसी प्रॉपर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिटी है तो पॉलिटी में सब चीजों को जोड़कर पढ़ाना होता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि सत्ता के साझेदारी का कितने रूप हो सकते हैं। तो ये रूप है क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूहों के बीच वितरण, दबाव समूह आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो सत्ता है उसका विभाजन। इतने टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरी के पूरी क्या हो जाता है दोस्तों? कंप्लीट हो जाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज हमने क्लास 10th का पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, मात्र एक वीडियो में इतने बड़े, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कितने लॉन्ग है। मैंने किताब से हर एक वो पॉइंट को टच किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है, महत्वपूर्ण हो। तो इसको आप लोग हल्के में ना लेंगे, हमारे द्वारा बताए गए जितने भी बातें हैं उसको फॉलो करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग अगले चैप्टर को देखने वाले हैं। और इसी तरीके से सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, हमारा टारगेट है कि आपको 25 से 30 दिन के अंदर में जितना भी एसएसटी का सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को हम क्लियर करा दें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो एक बेहतर तैयारी के साथ जाएं, और जब बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग खूब जमकर पढ़ाई कीजिए, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।